Good morning, one and all. Let's start off with the Hindu analysis for today, October 30th, 2020. So front page पे ही काफी unfortunate news से शुरुआत है. 3 killed in the French church attack. This is basically Muslim community versus the Christian community. क्योंकि थोड़ी देर पहले फ्रांस में काफ़ी जगहों पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स को यूज़ करके पढ़ाया जा रहा था, विच वाज अपोज्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी. गवर्नमेंट ने इसमें कोई स्टेप नहीं लिया और मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगा वहाँ की, जिस वजह से a very unfortunate event has occurred. We will go on to the UPSC perspective of it. तो हम लोग शुरुआत करेंगे लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च. तो हम लोग बात कर रहे हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की. 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 40% होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज भी अलग से बनता है. कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आपके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, माय बैड. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसमें अगर हम बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज की, तो वो होती है कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, natural gas, fertilizers, steel, electricity, and refinery products. इनको कोर इंडस्ट्रीज इसलिए बोला करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का योगदान देती है. अच्छा, इसमें कहा है लोएस्ट कोर श्रिंकिंग, मतलब जो हमारी श्रिंकिंग या कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो कम हुई है सिंस मार्च. सो इसका मतलब ये हमारे लिए दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस. लेट्स रीड इट. इंडियाज 8 कोर इंडस्ट्रीज shrank just 0.8% in September on a year-on-year basis, recording their lowest contraction since March 2020. What does this mean? This basically means that हम लोग ईयर ऑन ईयर का मतलब ये है, हम सितंबर 2019 के जो फिगर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं सितंबर 2020 के साथ, और फिर देखते हैं कि ग्रोथ हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है. सो ये लोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई है सिंस मार्च, मतलब मार्च 2019 और मार्च 2020 में जितना कॉन्ट्रैक्शन दिखा था उससे कम कॉन्ट्रैक्शन अभी दिखा है, recording their lowest contraction since March 2020, with electricity and steel output clocking positive growth for the first time since March. So, electricity and steel का पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है सिंस मार्च, एंड कोल प्रोडक्शन राइजिंग फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो. सो कोल का सेकेंड मंथ इन अ रोल है ये, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव हुए हैं आफ्टर मार्च 2020. सीमेंट आउटपुट इम्प्रूव्ड इन सितंबर. सरप्राइजिंगली फर्टिलाइजर्स, ये जो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन है ये वैसे तो पॉजिटिव में थी, पर ये पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है. This can be directly related to the agricultural problems that are being seen these days. The Office of Economic Advisor in the Department for Promotion and Industry and Internal Trade, which compiles the index of 8 core industries, also revised its estimates for June and August. The final growth rate for June 2020 is revised to minus 12.4%. Earlier output was estimated to have declined by 15%. Similarly, August recorded a 8.5% dip in the index as per earlier estimate, which had been moderated to a 7.3% decline. Now let's go on to the eighth page. Eighth page में और है इसके बारे में in depth. Just a second. We are here. So lowest core sector shrinking since March. Consequently, output contraction from the core sector, which account for little over 40% of index of industrial production, stood at 14.9%, recovering slightly from 17.8% decline in August. तो इस वाले इंडेक्स की बात हो रही है, आईआईपी की बात हो रही है.
कहते इसमें जो अगस्त में परफॉर्मेंस थी, अगस्त 2020 में जो परफॉर्मेंस थी और सितंबर 2020 में जो परफॉर्मेंस है, वो स्लाइटली बेटर हुई है। While many lead indicators have displayed signals of a strengthening economic recovery in September 2020, we caution that the sustainability of the upturn may not be universal and await signs of durability. So, although कहते हैं कि सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है, इसका मतलब हम और अच्छा करेंगे हमारी इकोनॉमी में, बट इस ग्रोथ की पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी की ये सीज़नल तो नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे सी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे अ, तभी शायद बहुत सारे नए घर बहुत सारे नई गाड़ियाँ खरीदी जाएँगी। इज़ इट सस्टेनेबल और नॉट एंड विल इट बी ड्यूरेबल और नॉट मतलब ये जो डिमांड ऑलमोस्ट थोड़ी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स की वजह से हुई है जो सरकार ने लिए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस पैकेजेस। सो स्टिमुलस पैकेजेस में जब सरकार आपको लोन दे रही है एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपके ईयर ऑन ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा के बहुत सारे बैंक्स अब आपको क्रेडिट करेंगे ये पैसा जिससे आप बहुत सारी अपनी डिमांड इंक्रीज कर पाओगे क्या ये सस्टेनेबल है क्या ये ड्यूरेबल है दिस नीड्स टू बी सीन. September's improvement in core sector numbers is also attributable to the effect of a lower base, as the index has recorded negative growth of 5.1% in September 2019, with coal, steel, and electricity clocking output contractions. Now, what is this lower base? So, इसको base effect बोलते हैं. बहुत ही simple चीज है. अगर 2019 में सितंबर में अगर ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन है तो 2020 में ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन पे अगर थोड़ा सा और हाई इन्फ्लेशन होगा तो इतना ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पे भी हाई इन्फ्लेशन था और इसके कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा सा अभी चेंज आया है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई. कन्वर्सली अगर यहाँ पे काफी लो इन्फ्लेशन होती जो कि 2020 में हाई इन्फ्लेशन हो जाए, यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेंचमार्क इज लो, तो हम बोलेंगे अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो कहते कि ऑलरेडी सितंबर 2019 में ये जो कोर सेक्टर था ये नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था 5.1% का. तो यहाँ पे भी नेगेटिव ग्रोथ ही दिखा रहा है लेकिन क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव था तो हमने बोला इतना ज्यादा चेंज नहीं आया और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज ही आया है क्योंकि इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. वो इसलिए क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड था तो हमें लगा कि इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन मींस. Coal output, which had shrunk in September. So let's see figures here. So they are talking about first coal, they're talking about 2019 and then 2020. So coal output, which had shrunk in September by 20.9%, had reported 21.2% growth in September. Steel production, which grew by 0.9% as compared to 1.4%. ओके सो 1.4% की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ थी और यहाँ पे ग्रोथ हुई है 0.9% की. सो दे आर सेइंग ड्यू टू द बेस इफेक्ट इतना ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है. इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट सिमिलरली डिक्लाइन. प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस -10.6%. अब ये हर एक की बात कर रहे हैं. Continue to fall and they are yet to recover from the demand shock. So you need to know that things like natural gas and crude oil, kacha tel, and refinery and in fact even fertilizers इस बार ने negative growth दिखाया है, contraction दिखाई है. So demand, they are yet to recover from the demand shock. The sharp movement in core sector output is encouraged and collates well with the higher consumer spending seen in early October. A low base effect, जो की बात अभी हमने की थी, in the next month, and further unlocking of the economy is likely to push this growth into positive territory
in the next month. The negative growth in oil segment will further narrow in the coming months as the unlock process becomes more prevalent mm, in the country. नेगेटिव ग्रोथ विल फर्दर नैरो का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव की ओर चला जाएगा क्योंकि हमारा अनलॉक प्रोसेस शुरू हो गया है एंड हम लोग स्लोली एंड स्टेडीली नॉर्मल लाइफ के ओर जा रहे हैं, गाड़ियां उतनी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन उतनी कर रहे हैं, जिसकी वजह से द नेगेटिव ग्रोथ विल बी लोअर. After doing the IIP, let's now look at pollution levels. So 22-year-old EPCA जो था वो डिसॉल्व हो चुका है और एक नया ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसकी वजह से एक नई कमीशन बनेगी. और नई कमीशन का क्या नाम है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर एंड adjoining areas. So dissolving the 22-year-old Environment Pollution Prevention and Control Authority that has so far addressed the air pollution in India and center has constituted a permanent body, Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas. Encompassing Delhi, Punjab, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, the all powerful body assumes several powers to coordinate action among states, levy fines up to 1 crore or 5 years in prison to address the air pollution, brought in via an ordinance. The Commission awaits a formal perusal by the Supreme Court before it can be brought into effect. Why Supreme Court is here? Because you know that एक one member लोकुर कमेटी बनाने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने to check the stubble burning, and stubble burning which in effect is also related to the air pollution especially NCR के रीजन में. तो सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को देखेगा और इस कमीशन को हाँ बोलेगा और फिर ये कमीशन काम करना शुरू करेगा. इस पैनल में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे एंड इट विल बी हेडेड बाय अ फॉर्मर और इनकम्बेंट. इनकम्बेंट मतलब जो आज की डेट पे इस ऑफिस में बैठा है. सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हैं. और चीफ सेक्रेटरी टू अ स्टेट गवर्नमेंट, अगेन अ ब्यूरोक्रेट. It will have members from ministries as well as representatives from states. तो मतलब ये पूरी की पूरी कमीशन जो बन रही है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पे बन रही है जहाँ पे मंत्री भी हैं, इसका मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है और साथ ही साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं जो इकट्ठे मिलके ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे. Now it will have members from the ministry, the Central Pollution Control Board, जो एयर पोल्यूशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बने हैं. द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट्स स्टेट ब्रांचेस हैव द पावर्स टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एयर वाटर लैंड पोल्यूशन. In case of dispute or a clash of jurisdiction, the Commission's writ will prevail specific to matters concerning air pollution. कहते कल जाके अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए पर्टेनिंग टू ये मामला किसकी जूरिसडिक्शन के अंदर आना चाहिए, तो ऐसे मामले पे अगर ये एयर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है तो इस पे डिसीजन कौन देगा? कमीशन देगी. A major weakness environmentalists and experts have said in tackling air pollution in Delhi NCR has been the inability of agencies such as CPCB to consistently enforce rules on ground. जैसे हमारे पास ये ऑलरेडी बोर्ड्स हैं, ऑलरेडी हमारे पास EPCA था, ऑलरेडी हमारे पास CP सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. तो हमें ये कमीशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये हमने बॉडीज बना तो दी पर इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो फ्लॉड है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन अभी भी हो रहा है. So a senior government official said commission will be empowered to constitute special investigative groups for stricter implementation, but the letter of the ordinance has no such details. EPCA had almost similar powers, मतलब कोई similar powers ही थी, but failed miserably in cleaning the air even after being in force for more than 20 years. In fact, 22 years तक ये रहा
लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं आया। इसीलिए कमीशन जो बनाई है, अब वो परमानेंट कमीशन है जिसमें परमानेंट मेंबर्स होंगे। The question of whether it is a positive move or just a wasteful exercise will be decided on the fact whether the ordinance changes the status quo when it comes to ground implementation. अब ये कमीशन जो बनाई है वो एक्चुअली फायदेमंद है कि नहीं है, ये जब काम करेगी उसका जब रिजल्ट आएगा तो ही हमें पता चलेगा। EPCA chairman and a member in a letter to environment minister said that they welcome the creation of new commission, describing the commission as a bureaucratic vessel. They said that the fact that it was created practically overnight with no discussion and input does not inspire confidence that it will open the doors to more fruitful conversation and action across all interests. ये दो तरीके से देखा जा सकता है। एयर पोल्यूशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, जिस वजह से हमें फटाफट से डिसीजन लेना पड़ा, जिस वजह से हमने फटाफट से विदाउट डिबेट एक ऑर्डिनेंस बनाया। ऑन द अदर हैंड ये भी देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं अगर कोई डिबेट नहीं हो रहा, कोई डिस्कशन नहीं हो रही, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव फेथ इन सच अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ व्हाट द पर्सन इज़ सेइंग। अभी लेट्स गो ऑन टू पेज 2, talk a little bit more about this. So cities' air quality deteriorates to very poor categories, says CPCB, Central Pollution Control Board. So कहते हैं अभी बीच में पुअर क्वालिटी करके रिपोर्ट आई थी एयर क्वालिटी ऑफ इन दिल्ली की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो दोबारा से वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई। So air is it likely to improve or not? That is what this article is about. So let's read it. They say extremely calm surface and boundary layer winds, along with low nighttime boundary layer height, resulted in low ventilation, practically stagnant, no dispersion conditions, has resulted in the current situation. वही एयर की ही ये बात कर रहे हैं, कहते स्टैग्नेंसी हो गई है, इतनी ज्यादा विंड नहीं थी जिसकी वजह से लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं। नाउ सफर की बात हम कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च। इसने कहा द स्टबल बर्निंग is estimated as 36% for Thursday. Now, in summary, if Delhi के बारे में हम बात करें, what is the problem that is happening? Stagnant, wind-related, non-dispersion of locally generated pollution, मतलब stagnancy wind-related है, locally generated pollution भी है because of a lot of industries, a lot of vehicles, combined with increased magnitude of external intrusion. ये स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं, कहते हैं एक तो इंटरनल रीजंस की वजह से प्रदूषण है, एक एक्सटर्नल रीजंस की वजह से भी है, to be major factors for the increase in level for the next 24 hours, and hence maybe this ordinance is justified. The predominant surface wind is likely to be from the northeast direction of Delhi, with wind speed up to 10 to 15 kilometers per hour, मेनली अंडर क्लियर स्काई ऑन 30th अक्टूबर, जो काफी अच्छा हो जाएगा दिल्ली के लिए, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो फर्दर बेटर हो सकती है। अब नेक्स्ट आते हैं एनआईए के ऊपर। एनआईए इज योर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें भी अमेंडमेंट्स आई है हाल ही में, और यूएपीए के अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज एनआईए? So NIA was constituted under the NIA Act of 2008. It is basically to combat terrorism in our country. Terrorism का खात्मा करने के लिए ये एजेंसी बनी है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करती है लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज करके, और प्रायोरिटी देती है ह्यूमन राइट्स को और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को। और ये यूएपीए जो हमारे देश में 1967 जो हमारे देश की एक्ट है जो टेररिज्म को डिफाइन करती है, जिसने हाल ही में बोला कि एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट बोला जा सकता है, ये इसके तहत करती है इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट। नाउ what has happened is National Investigation Agency has searched on in Kashmir and Delhi, and it has found कि कुछ NGOs और कुछ trusts
रेजिंग फंड्स, पैसा जो रेज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये पैसा फिर यूज करके वो फंड्स यूज करके उनको दे रहे हैं जो सिसेशनिस्ट और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं जेएनके में। ये पैसा जाता है हवाला और कैश कुरियर्स के द्वारा और उनको दिया जाता है जो सिसेशनिस्ट मेंटालिटी के साथ हैं। दिस इज वेरी मच अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। दिस इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। दिस हवाला मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। एक संस्था है जिसका हम पार्ट हैं विच इज कॉल्ड FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है। सिंस वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। सो सुप्रीम कोर्ट हैज टू लुक एट द ऑर्डिनेंस या फिर स्टडी द ऑर्डिनेंस, क्योंकि अभी आपको बताया था जस्टिस लोकल कमिटी के बारे में। लेट्स रीड दिस। So Chief Justice said that Apex Court will study new ordinance promulgated by the government to check stubble burning for farmers and will pass orders if necessary. The ordinance is meant to prevent and monitor stubble burning by the farmers of Punjab, Uttar Pradesh, and Haryana. The air pollution caused by the indiscriminate burning of the fields is choking Delhi, जिसमें the court had chosen Justice Lokur as he had headed the Green Bench, which was monitoring stubble burning for 2 whole years before his retirement. So Supreme Court will look at this ordinance कि ये हमारे लिए है कि हमारे खिलाफ है। स्टबल बर्निंग पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल इस न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगी। जैसे ही वो आर्टिकल आएगा वी विल टॉक अबाउट इट, कि ऐसे ये स्टबल बर्निंग शुरू हुई, क्यों ये होती है, फार्मर क्यों करता है स्टबल बर्निंग, और क्या हमारी सरकार कोई भी चेंजेस लेकर आ रही है या ऑल्टरनेटिव वेज लेकर आ रही है कि नहीं लेकर आ रही। सो ऑल ऑफ दिस इज नॉर्थ एंड वेस्ट एंड अ लॉट ऑफ कोविड केसेस एंड कंगना रनौत नॉट इम्पोर्टेंट, राइट, एंड मीडिया के ऊपर बात अगेन नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट। लेट्स लुक एट दिस आर्टिकल फर्स्ट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत बढ़िया पॉलिसी बनी है ताकि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन वो थोड़ी बहुत ही ठीक हो जाए। So students can learn during pandemic if they get textbooks and resources. Why are they talking about this? ये editorial क्यों आया है? क्यों कहते हैं more than 20% of rural India students, इनके पास टेक्स्ट बुक्स ही नहीं थी पढ़ाई करने के लिए। तो ये एक सर्वे है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 आया है, जिसमें कहा है कि जिस जिसके पास स्मार्टफोन्स हैं, एक तो बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिस जिसके पास स्मार्टफोन्स हैं उनके पास किताबें नहीं है, तो वो पढ़ किससे रहे हैं? व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो स्मार्टफोन्स के साथ साथ अ गुड इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जितने बच्चे पहले एनरोल कर रहे थे, जिसको आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हो, जितने बच्चे पहले एनरोल कर रहे थे स्कूलों में, वो अब कम लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं। एक और चीज, अब ये क्यों कम लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिमांड की कैपेसिटी हमारे पास कम हो चुकी है, ऑलरेडी इकोनॉमी कम है, अगर जॉब्स नहीं है हमारे घरों में तो बच्चे भी जॉब्स करना शुरू कर रहे हैं, राइट। एक और रीजन ये हो सकता है कि सबसे बड़ी अट्रैक्शन एक स्कूल में थी मिड डे मील स्कीम। वो मिड डे मील स्कीम इज नॉट रियली बीइंग प्रोवाइडेड, सो दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड टू गो देयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअर पॉपुलेशन हियर। फिर अगर हम बात करें, एक और चीज देखने को मिली है कि काफी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हटके अब गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छा, एक अगर बिल्कुल ही आइडियलिस्टिकली पॉजिटिव रहें तो एक रीजन हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, एक और रीजन हो सकता है अगेन डिमांड, लेस फीस, इकोनॉमी कम, जॉब्स कम, राइट। एक और रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि सारे बच्चों को लग रहा है कि अभी ऑनलाइन ही एजुकेशन है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका बेसिकली जो पूरा का पूरा
स्टाइल फैक्टर होता है या स्टाइल कोशेंट होता है, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं बच्चों को, लेबोरेटरीज वगैरह देते हैं। मे बी द पेरेंट्स आर थिंकिंग कि अब तो ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा हम गवर्नमेंट स्कूलों में ही डाल दें। These are some things that can be derived out of it. अब पढ़ते हैं. In the year of severe disruption for schools caused by the COVID-19 pandemic, students in rural areas have received only marginal assistance in the form of structured learning material from teachers and have had to rely more on parents and siblings to study at home. माँ बाप से और भाई बहन से ज्यादा पढ़ रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो पढ़ा भी रही हैं लेकिन टीचिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रही. This unsettling finding by the Annual Status of Education Report 2020 should prompt the center and state governments to plan remedial measures. क्यों दोनों की बात हो रही है? क्योंकि एजुकेशन का जो मामला होता है वो लिस्ट 3 का मामला है. कौन से ईयर में लिस्ट 2 से लिस्ट 3 में गया है? इन द ईयर 1976. एनीवे, concurrent list का मामला. For the future, when it will be safe again for students to return to class, in the interim, they must work with schools to make remote learning possible. The ASER 2020 survey covering 26 states and 4 union territories have come up with striking findings, including one of the shift in enrollment from private to government institutions, abhi baat ki hai, of about 5 percentage points over 2018, ranging from class 1 to higher secondary levels. Also, with the suspension of physical classes since lockdown, there is a marked rise in students not being enrolled either because they dropped out or because it was not possible to get admission. It must also concern governments that the digital divide, this is a term that you can use, digital divide. So आजकल कास्ट क्लास के अलावा एक डिजिटल डिवाइड भी हो रहा है. दोज हु हैव टेक्नोलॉजी और दोज हु हैव एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, और वो जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है. It must concern governments that digital divide stands out starkly once again. The survey found 43.6% of students in government schools without access to smartphones, while 67.3% of those who received learning materials in these institutions got them over WhatsApp, underscoring the role played by gadgets and connectivity. On the other hand, only half the children got help with studies at home. A third got material from teachers, and nearly 60% used textbooks, right? ऑल्सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसने एक और चीज की बात की थी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी अब हम स्कूलों को बनाएंगे एंड टीचर्स को ट्रेन करेंगे. अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भी ऑनलाइन जब एजुकेशन आप कर रहे हो, तो स्मार्टफोन और नेट कनेक्टिविटी के अलावा एक और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होनी चाहिए. So ASER survey provides data that could facilitate intervention by the education system in some respects, even if going forward, schools opt for hybrid solution of partial reopening and online education. कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऑनलाइन ही रहे और कुछ ऑफलाइन रहे. ऑफलाइन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट द ओनली वे. बहुत सारी चीजें कर भी सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें नहीं भी कर सकते. Bridging the divide on educational aids, right? Expanding of availability of textbooks to all, including those who dropped out or are formally being admitted, will help parents and siblings aid learning. Bridging the divide on educational aids, now including smartphones and other learning material and personal tuitions. Beyond these basics, however, the education system could creatively use opportunities during the current year to broaden the learning. कहते किताबें ज़रूर मिलनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ पढ़ सकें. Apart from other things, students could use the safety of the open countryside to learn. जैसे पुराने ज़माने में होता था
क्योंकि अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो आप एक खुले मैदान में जाके पढ़ाई कर सकते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड विद योर टीचर, राइट? So open countryside to learn under guidance from teachers a host of topics by doing themselves. और ये लोअर क्लासेस के लिए कहते हैं particularly feasible है, जहाँ पे observational learning creates a sound foundation. जो हम देख के सीखते हैं वो ज्यादा हमारे ऊपर इम्प्रिंट करता है बजाय इसके कि हम पढ़ें सिर्फ इस चीज के बारे में. So educational video, which has helped thousands, can advance learning even beyond the pandemic using talented teacher communication. States such as Tamil Nadu, Kerala have already hosted curriculum-based video lessons on the internet after beaming them on television. It will take out-of-the-box thinking during the pandemic to come up with interventions that are a substitute for traditional methods and prevent 2020 from becoming a zero year, as parents everywhere remain wary of sending children to the schools. So, obviously, slowly and steadily, parents will also start sending their children. But till then, हम ये नहीं कर सकते कि हम पढ़ाई को बिल्कुल ही full stop लगा दें, जिस वजह से इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए और सेंटर और स्टेट को इकट्ठे मिलके ये काम करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा पढ़ लिख सके और एनरोलमेंट रेशो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्राइम एम था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़े वो हो सके. इट शुड बिकम अ रियलिटी. Then I've picked up an article which is an editorial. This is talking about a very sad event. 30 30 अक्टूबर 1990 का इवेंट है. 30th एनिवर्सरी है इस ह्यूमन एक्सपल्शन की, इन ह्यूमन एक्सपल्शन की. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. श्रीलंका की ये बात चल रही है. इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं दैट हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ. इससे हम ये सीख सकते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना उतना ही जरूरी है जितना मेजॉरिटीज के लिए है. इससे हम ये सीख सकते हैं कि एथनिक क्लैशेस आर वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी, वेरी बैड फॉर आवर पॉलिटी एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स. एंड हाउ कोहैबिटिंग और यूनिटी और इंटेग्रिटी और फ्रेटर्निटी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स रीड इट. As society is overwhelmed with the novel coronavirus, let's start with the second paragraph. 30th October 1990 को Northern Muslims of Sri Lanka, a population of 75,000, were abruptly evicted by the LTTE. क्योंकि LTTE ने कहा कि ये हमारा एरिया है और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए. आपने ये रोहिंग्या मुसलमान के बारे में भी पढ़ा था म्यांमार को लेके. So you can relate this to many, many incidents. Also, certain incidents that have happened in your own country. So that sought to reign supreme as the sole representative of Tamils. The families were forced to leave. For the 30th anniversary of inhuman expulsion, there will not be any public event, unfortunately. Over the last decade, since the end of the war, remembering this act of ethnic cleansing at gunpoints, जहाँ पे generations को displace करके उनको refugee camps में रखा गया है. So इस state को as per international law बोलते हैं statelessness. Statelessness. जब एक कंट्री से, मेरी कंट्री से मुझे एविक्ट कर दिया जाता है और मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ जिसकी मैं अभी तक सिटीजन नहीं हूँ, तो मैं क्या सीख करती हूँ? आई सीक रेफ्यूज. पनाह मांगती हूँ मैं. फिर मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक होता है और फिर जाके, वैसे इसको असाइलम सीकर बोलते हैं, मैं असाइलम सीक कर रही हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड चेक करके कि अच्छा वाकई यहाँ पे सिविल वॉर थी, वाकई आपको एविक्ट किया गया है, वगैरह वगैरह करके मेरे को स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी दे दिया जाता है, जहाँ पे मैं पनाह ले सकती हूँ एक कंट्री में. सो बहुत सारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन को फोर्स किया इस एथिकल क्लेंजिंग ने कि वो रेफ्यूजी कैंप्स में रहे. उनकी डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन काफी बैक सीट पे चली जाती है इफ यू आर इन अ रेफ्यूजी कैंप. Now was a way of mobilizing support for resettling this long suffering community and in doing so rebuilding fraught relations. Now the tragic predicament of the northern Muslim community, distraught by unwelcoming Tamil nationalist political landscape, this is nothing but a symptom of polarization that gravely threatens
द प्लूरल एंड डेमोक्रेटिक पोस्ट वॉर फ्यूचर। अब ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन होता है कि शार्पली 2 कंट्रास्टिंग ग्रुप्स का डिवीजन हो जाना, मतलब एक ग्रुप ए बोल रहा है और दूसरा नॉट ए बोल रहा है, तो ये कंट्रास्टिंग ग्रुप्स हो गए और इनका एक डिवीजन कर देना। जैसे कि हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सो कहते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर द मुस्लिम कम्युनिटी बिगैन रिटर्निंग। तो वॉर एंड हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी जिसको बाहर निकाला था, एविक्ट किया था, वो वापस आने लग गए। लेकिन स्टेट के पास कोई बढ़िया प्लान नहीं था उनकी रीसेटलमेंट को लेके। एक्चुअली तो 8,000 फैमिलीज थी जो गई थी, जिसमें से 2,000 फैमिलीज ने कहा था कि हम वापस आएंगे, बट एक्चुअली आए सिर्फ 700 लोग। और ये जो डिस्प्लेस्ड फैमिलीज थी, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इनको घर मिलने में प्रॉब्लम होती थी, इनको ज़मीन मिलने में प्रॉब्लम होती थी, इनको लाइवलीहुड जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी शुरू हो गई, राइट? और इन सब के साथ-साथ देयर वाज़ विलिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम्स। विलिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम्स मतलब उनको विलेन बना देना। जैसे अभी हमने एक शुरुआत में एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा अम वायलेंस किया था। इसी के उल्टा अगर हम न्यूज़ीलैंड की बात करें तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, कॉकेशियन ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काफ़ी बुरा किया था। इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर रिलिजन और वन पर्टिकुलर एथनिसिटी, बट वी मेक इट अबाउट दैट, दैट इज़ रॉन्ग, राइट? सो बहुत देर से during the nearly 30 years of the civil war, massacres and counter massacres by the LTTE, the military and Muslim militia in the eastern province led to the redrawing of ethnic enclaves, and to this date, they are being fiercely contested. In many parts of rural North today, the novel coronavirus has pushed people to redouble their efforts to cultivate land in order to survive. So अब जब ये वापस आ चुके हैं, अभी भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है। अब ये कोरोना वायरस की वजह से सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं ताकि उससे इनकम जनरेट कर पाए। As income streams grind to a halt in many urban livelihoods, more people are turning to agriculture and they are betting on the upcoming monsoon. और जैसे ही एग्रीकल्चर की अगर बात हो रही है, तो एक तो श्रीलंका इज बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, इट इज लुकिंग इनटू इट्स रूरल इकोनॉमी, इसके ऊपर इनका फोकस है। और दूसरा फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर। और ये करने के लिए आपको लैंड चाहिए, और लैंड चाहिए मतलब ओनरशिप ऑफ लैंड के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो सकती है। वो वैसे भी हो रही हैं फॉर दीज़ माइग्रेंट्स जो वापस आए, द नॉर्दर्न मुस्लिम्स। So more people are turning to agriculture, betting on the upcoming monsoons. Regular farmers are increasing their acreage, and irregular farmers are cultivating any small plot they can access through renting or sharecropping towards subsistence. As Sri Lanka turns to rural economy and agriculture for survival in a pandemic struck economy, families are putting more of their own labor into agriculture. तो फैमिलीज अपने फैमिली मेंबर को एग्रीकल्चर में डाल रहे हैं या अपने लेबरर्स को एग्रीकल्चर में ही डाल रहे हैं। Issues around ownership of land and access to state land by displaced Tamil and Muslim communities can create ethnic tensions. अब ये जमीन किसकी, इसमें अगेन एथनिक टेंशंस हो सकती हैं। Those on the now Sri Lanka has a history of failing to learn from its past and a tendency to step in on the minorities. See, not only Sri Lanka, every country should learn, है ना? एक कंट्री के नेगेटिव स्टेप से और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से दूसरी कंट्री को भी लर्न करना चाहिए। तो पहला हमारा है लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। और सेकंड चीज यहाँ पे कही गई है इज दैट डोंट ओवरलुक माइनॉरिटीज। ये आपका ग्लोबल एग्जाम्पल है आपके सामने। तीसरी चीज जो हमें पता चली है इज दैट जब ये लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन आती है, इवन दो इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर बहुत बढ़िया चलता है, पर रूरल इकोनॉमी
और एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी फ़ोकस होना चाहिए, राइट? अंत में ये आर्टिकल में लिखा है, रिमेंबरिंग द ट्रेजिक पास्ट ऑफ द नॉर्दर्न मुस्लिम्स, गिविंग देयर प्लाइट the national attention it deserves is just one strand of collective conscience needed to forge a plural and democratic country. जब plural और democratic country चाहिए तो पहले तो you should obviously think about कि हमने क्या क्या गलत किया है, and then we should start off with making things better for them. तो ये एक बढ़िया सा आर्टिकल था आपके लिए। अब हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। सो वेरी नाइसली इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, लेट्स रीड इट। स्टबल बर्निंग क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्यों करता है फार्मर और अब हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। So stubble burning refers to the practice of farmers setting fire to plant debris that remain in farms after harvest. Harvest के बाद जो plant debris जो रहता है उस चीज़ को हम आग लगाते हैं, ये होती है stubble burning. Before 1980, farmers used to till the remaining debris back into the soil after harvesting the crops manually. तो harvest के बाद जो debris रहता था उसको till कर देते थे back into the soil. ग्रीन रेवोल्यूशन में ओरिजिन हुआ स्टबल बर्निंग का, क्योंकि वहां पे मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग शुरू हुई पहली बार. So the green revolution increased greatly the rice and wheat production, which simultaneously increased stubble post harvest. Obviously, production zyada to stubble zyada. However, the popular combined harvesting technique was not efficacious as machines left behind 1 foot tall stalks. तो मशीन से वो हार्वेस्ट कर तो रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद एक एक फुट टॉल स्टबल रह जाती थी. अब क्या करें, इस चीज को कैसे निकाले, तो फार्मर उसको लो कॉस्ट सोल्यूशन निकाला, उसने उसने उसको बर्न करना शुरू कर दिया. This prompted stubble burning as a low cost and speedy solution available to farmers due to the limited time period of 20 से 25 दिन before harvesting of one and sowing of another, क्योंकि उनको जमीन रेडी करनी थी नेक्स्ट सोइंग करने के लिए, इसीलिए ये 1 फुट के स्टबल जो थे इसको ये जलाने लग गया. Stubble burning is practiced predominantly by farmers in North India. It releases harmful gases including nitrogen oxide and carbon monoxide into the environment. और हमें पता है nitrogen pollution कितना ज़्यादा harmful होता है, even more than carbon dioxide and carbon monoxide. In recent years, this practice has created a vast smoke blanket across the Indo-Gangetic plains and numerous neighboring states, including Delhi. इसका डायरेक्ट रिलेशन है एयर पोल्यूशन के साथ. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट इन 2019 इट सेड दैट air pollution in New Delhi and other parts of North India were 20 times higher than the safe threshold, which is prescribed by WHO, which is very bad. तो कहते हैं स्टबल बर्निंग में और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल और ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं. ग्राउंड वाटर लेवल रिड्यूस हो जाए तभी वाटर क्राइसिस हो सकता है, जो होना शुरू भी हो गया है. सो स्टबल बर्निंग से एक और चीज है, क्योंकि कोविड रेस्पिरेटरी इशू है, तो हमारे लंग्स और ज्यादा वीक हो सकते हैं और हम ससेप्टेबल हो सकते हैं और ज्यादा टू डिजीज. अब 2013 में स्टबल बर्निंग को बैन कर दिया पंजाब की सरकार ने. 2015 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी बैन कर दिया. राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और सरकार को बोला कि आप ऑल्टरनेटिव्स दो फार्मर्स को, लाइक हैप्पी सीडर्स मशीन एंड रोटावेटर्स. अच्छा, फिर ये भी बोल दिया कि स्टबल बर्निंग एक ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड के तहत और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. लेकिन इसके बावजूद भी फार्मर ये कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो हैप्पी सीडर मशीन है, अगर वो सब्सिडाइज्ड है तो भी वो महंगी है, और दूसरी बात उसमें जो तेल वगैरह लगता है वो महंगा है. और हमारे देश में होना हो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा हैं दैन लार्ज फार्मर्स. जो बड़े फार्मर्स हैं वही दो बार सोचते हैं हैप्पी सीडर वगैरह मशीन खरीदने से, तो स्मॉल फार्मर्स बेचारे कहाँ से सोचेंगे. सो इसीलिए उनको लगता है यार ये अभी भी लो कॉस्ट टेक्निक यही है. सो रिसेंटली आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मदन बी लोकुर, रिटायर्ड जज लोकुर को एक वन मैन कमेटी बनाने की बात की, जो मॉनिटर करेगा ये स्टबल बर्निंग एक्टिविटी को, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट. ओके, सो
ऑल दी स्टेट्स पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऐप टू डिटेक्ट एंड नोटिफाई द अथॉरिटीज अबाउट स्टबल बर्निंग कमिटेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब हम जैसे लोग जाके इस ऐप के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं स्टेट अथॉरिटीज को कि यहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है। नाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट एन ऑर्डिनेंस, जिसकी हमने बात अभी इनिशियली की थी, एंड ये परमानेंट कमीशन होएगी और इट विल रिप्लेस द जस्टिस मदन बी लोकुर कमीशन। New revolution, a revolution in timely stubble removal is the need of the hour. एक तरीका ये भी है कि मशरूम फार्मिंग में जो इनपुट होता है उसमें स्टबल यूज कर सकते हैं। सो जो भी हार्वेस्ट के बाद स्टबल रह जाता है, फार्मर्स जाके एक मशरूम प्रोडक्शन फैक्ट्री के पास जाके इसको बेच सकता है, और ये स्टबल से काफ़ी और चीज़ें भी बन सकती हैं। अब एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आया है। द एक्शन प्लान फॉर पंजाब हरियाणा अपीयर्स टू बी फोकसिंग ऑन सेटिंग अप ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जो फैसिलिटेट करेंगे फार्मर्स को टू रिमूव स्टबल बाय प्रोवाइडिंग देम मशीनरी सच एज हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, रोटावेटर एक्सेट्रा ऑन रेंट अलोंग विद सप्लाई ऑफ मोर बेलर्स। सो कस्टम हायरिंग सेंटर्स से बना देंगे पंजाब और हरियाणा की सरकार अपने अपने स्टेट में, जो कि हेल्प करेगी फार्मर्स को, रेंट पे देगी ये मशीन्स जिससे वो यूज कर सकते हैं। As per a study by the International Maize and Wheat Improvement Center, the application of happy seeders and super SMS machine can improve the agricultural productivity by 10% to 15%, और वो लेबर कॉस्ट को भी कम कर देगा, allowing the soil to become even more fertile. अब इस साल यूनियन गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है एक इनोवेटिव मेथड। किसने डेवलप किया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने किया, एक सेट ऑफ 4 टैबलेट्स बनाए हैं जो कि फंगाई स्ट्रेन्स के एक्सट्रैक्ट से बने हैं, जो कि पैडी स्ट्रॉ को डिकम्पोज करने में बहुत मदद करता है, फास्टर रेट देन यूजुअल, giving farmers an option to shred the straw, spray a solution containing this strain, and mix it with the soil for faster decomposition. If this method is successful, it will be a revolution in farming because इसमें दोनों चीजें हैं। ये एयर पोल्यूशन को भी कम कर सकता है और सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। सो दोनों चीजें हो सकती हैं इससे। होपफुली इट विल हैपन सून। बाकी ये कोविड-19 में सबरीमाला में भी शुरू हो गया है, नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट, बट यू नीड टू नो व्हाट इज़ ओपनिंग एंड व्हाट इज़ नॉट। अगेन licking the wood, this is a lot of politics, right? यशवर्धन likely to become the next CIC। जब CIC वो बनेंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में और उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अभी तो ये पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट है तो नहीं कर रहे बात। um, again Maharashtra with respect to this, and government bans the export of onion seeds। we know कि price surge हो रहा है, हमने already बात भी की है इस चीज के बारे में। तो हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया है, उसने बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड्स विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सीड की शॉर्टेज हो जाएगी नेक्स्ट सोइंग सीजन के लिए, विच इज अ गुड स्टेप, राइट? सो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता क्या है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो इसको हम बोल देते हैं DGFT। ये आता है, ये एक एजेंसी मानी जाती है, किसके अंदर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। बना था ये 1991 में, और अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट इसको अपॉइंट करते हैं, और इनका काम है रूल्स ऑफ ओरिजिन, WTO अग्रीमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिसीजंस लेना फॉर आवर कंट्री, राइट? ओके, देन लेट्स गो अहेड। These are good articles, you can read them when you have the time, you can read this also, कैसे sustainable way से use हो रहे हैं चीजें और उससे पैसा बन रहा है। We are going on to the economy वाला angle। तो अब आ गया आपका fiscal deficit। fiscal deficit ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, obviously widen होगा ही होगा। क्यों widen होगा? क्योंकि C plus I plus G plus X minus M, प्राइवेट हाउस होल्ड की कंजम्पशन नीचे गई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीचे गई है, एक्सपोर्ट्स नीचे गए हैं, तो इसीलिए इसको बढ़ना ही पड़ेगा ताकि हमारा GDP स्टेबलाइज रहे। अब अगर सरकार के खर्चे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं
तो सरकार को लोन भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर सरकार लोन ज़्यादा लेगी तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इट इज़ 115% ऑफ द बजट, जो बजट टारगेट था। रेवेन्यू डेफिसिट इज़ ऑल्सो हिट 125.2। रेवेन्यू डेफिसिट इज़ रोज़ के खर्चे और रोज़ की आमदनी। So the monthly expenditure trends revealed a discordant, sharp contraction in both revenue and capital expenditures in September 2020, suggesting that the expenditure management restrictions are outweighing the fiscal support measures announced so far. तो सरकार जितने फिस्कल सपोर्ट अनाउंस करी जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा है, जो पैसा दे रही है सरकार हमें। और सरकार का जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसको मतलब जितना वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सपेंडिचर को, उतने ही उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इज व्हाट इज बीइंग सेड। इसका क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? वेरी सिंपल, इंक्रीज डिमांड। टू इंक्रीज डिमांड, डोंट इंक्रीज लोन्स, जस्ट इंक्रीज द मनी सप्लाई। जिसमें हमने क्लास में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कॉल हेलीकॉप्टर मनी, वो आप पढ़ सकते हैं। अब आया रुपी स्लाइड्स एज वायरस रैटल्स ईयू स्टॉक्स फॉल। प्रॉब्लम क्या है? यूरोपियन यूनियन में अब ऑलरेडी फिर से बोला है कि लॉकडाउन होने वाला है। तो ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे इंडिया में, वो अब रुक जाएंगे। अगर वो आते तो हमारे जो रुपी की डिमांड थी वो बढ़ जाती, और अगर रुपी की डिमांड बढ़ जाती तो हम बोलते रुपी इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, इट इज गोइंग अप। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो ये इन्वेस्टर्स डर गए, तो ये इंडिया में नहीं आए, तो रुपी की डिमांड नहीं बढ़ी, तो रुपी इज फर्दर स्लाइडिंग डाउन। और सबसे ज्यादा कहते कौन लोग जा रहे हैं इंडिया में से, हु ऑल आर गोइंग बैक? दीज आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, करेक्ट, जो कि फॉर्म अ पार्ट ऑफ एफपीआई, जो कि है 80% ऑफ माई फॉरेक्स में जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है। और ये पैसा है हॉट मनी, मतलब आता भी जल्दी है, चले भी जल्दी जाता है, तो इसको रिटेन करने की जरूरत है हमारे देश में। सो लेट्स रीड इट। द रुपी डिक्लाइन फर्दर, ट्रैकिंग वीक डोमेस्टिक इक्विटीज। वीक डोमेस्टिक इक्विटीज, इक्विटीज क्या है? शेयर्स हैं। अभी इंडिया में डिमांड की कैपेसिटी बढ़ी नहीं लोगों में, तो कंपनीज इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही। डिमांड कम है तो कंपनीज प्रोड्यूस भी कम कर रही हैं। अगर कंपनीज प्रोड्यूस कम कर रही हैं तो कंपनीज का प्रॉफिट भी कम है, और अगर कंपनीज का प्रॉफिट कम है तो लोग शेयर्स कम खरीदेंगे, वीक इक्विटी हो गई। सो एंड अ स्ट्रॉन्गर डॉलर अमिड ग्लोबल इन रिस्क अवर्जन, investors flock to safe havens and cut riskier bet after imposition of fresh lockdown. So यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते, यहाँ पे आके हाँ हम यूएस से चले जाते हैं क्योंकि ये नॉन रिस्की है, क्योंकि ये स्टेबल है, ऐसी इनकी सोच है। The rupee breached 74 level for the first time. This is not that important. The slide for the rupee slips below this much. And the US dollar has strengthened as investors flock to a safe haven in terms of in times of uncertainty. Obviously, अगर uncertainty है तो I'd rather go to a developed country than a developing country. The rising number of COVID cases has forced government in a few EU countries to enforce the lockdown. हमारा सेंसेक्स भी स्लाइड डाउन हुआ है, मतलब वो शेयर्स की बात कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर नेट सेलर्स एज दे ऑफलोडेड शेयर्स वर्थ इतने करोड़, राइट। सो ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपने शेयर्स यहाँ पे बेचे और फिर वो चले गए वापस, कुछ गए यहाँ पे, कुछ रहे यहाँ पे। Okay, rupee depreciated as flash lockdown in Europe spooked मतलब डरा दिया investors को, and for their appetite of risk assets. So further noted that expectation of a fiscal stimulus package to support the economy before Diwali also weighed on the rupee. क्योंकि रुपी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका जो वर्थ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, because the supply is more. The fear that economic conditions are going to get worse before they get better is keeping the dollar strong against emerging market currencies.
देन लेट्स गो ऑन टू दिस CDS के बारे में बात करते हैं. बिफोर रीडिंग द आर्टिकल हमें पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक्चुअली होता क्या है. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मैंने बहुत बड़ा एक लोन लिया है और वो लोन मैं वापस कर रही हूँ. मैंने चलो बहुत बड़ा लोन दिया है किसी को और मुझे लगता है वो इंसान शायद मुझे पैसा वापस ना दे, इसलिए मैंने एक टाइप की गारंटी बना ली अपने लिए. उस गारंटी को बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. सो इसमें ए, बी एंड सी 3 लोगों को रख देते हैं. जो ए है उसको बोल दिया प्रोटेक्शन बायर, ये हो गया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एज इन इंश्योरेंस सेलर, और ये होगी रेफरेंस एंटिटी. रेफरेंस एंटिटी. अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच में एक लोन है. इसने लोन दिया है सी को. ठीक है, कितने का लोन दिया है? 50 करोड़ का लोन दिया है, जिसपे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अब ये संभालने के लिए ए ने प्रोटेक्शन बाय की बी से और बी को बोला कि मैं तेरे को हर साल 1% ऑफ 50 करोड़ दूंगा. अच्छा, ये 5 साल का लोन है. कहते हैं हर साल 1% ऑफ 50 करोड़ दूंगा. अगर बाय चांस कल जाके सी ने मेरे को पैसा वापस नहीं दिया तो फिर बी की जिम्मेदारी बन जाती है ये पैसा वापस ए को देने की. ये है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. अच्छा, ये अगर तो कुछ पंगा नहीं हुआ, इफ एवरीथिंग गोज स्मूथली, इसमें टेक्निकली बोलते हैं नो क्रेडिट इवेंट. अगर सब कुछ स्मूथली चला गया तो बी को क्या मिला? बी को बैठे बिठाए 1% ऑफ 50 करोड़ मिल रहे हैं हर साल. सो ही इज गेटिंग आराम से बैठ के 50 लाख हर साल. तो ये इसका फायदा, इसका टेंशन कम हो गया, इसको लोन मिल गया. करेक्ट. अगर तो क्रेडिट इवेंट हो गया. क्रेडिट इवेंट कैसे टाइप का होता है? या तो क्रेडिट इवेंट होती है बैंकरप्सी, कि मतलब सी के पास अब पैसा ही नहीं है. या क्रेडिट इवेंट होता है फेलियर टू रीपे, कि उसके पास बैंकरप्सी नहीं है लेकिन सी ने पैसा वापस नहीं दिया. या फिर क्रेडिट इवेंट हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मतलब सी बोले कि मैं पूरा का पूरा अमाउंट तो नहीं दे सकता लेकिन मैं थोड़ा सा अमाउंट दे सकता हूँ. तो ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग. इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो प्रोटेक्शन सेलर है उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी ए को पैसा वापस देने की. सो दिस इज व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. अब ये हो रहा है, ये आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है. नाउ लेट्स रीड इट. RBI will soon issue fresh guidelines on credit default swap, a financial derivative to hedge risk. मतलब रिस्क को थोड़ा कम करना. hedge risk in bond investments. Now again, why bond की बात क्यों हो रही है और shares की बात क्यों नहीं होती यहाँ पे? is because whenever the economy is suffering, जब economy suffer कर रही है तो एक हो गया shares में invest करना, एक हो गया डेट में इन्वेस्ट करना. बेटर कौन सा होगा? ऑब्वियसली डेट होगा, क्योंकि शेयर किसके बेसिस पे होता है? कंपनी के प्रॉफिट पे बेसिस पे होता है. ऑलरेडी इकोनॉमी खराब हो रही है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो शेयर्स पे तो कम पैसा कमाओगे ना. डेट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डेट तो वापस रिकवर कर ही सकते हो. और लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल देते हैं? बॉन्ड. सो the development of CDS is considered critical for deepening India's bond markets, and government believes that the enactment of the bilateral netting of qualified financial contract law this month should pave the way for active CDS. तो सरकार सेबी से जो शेयर्स वाली मार्केट देखती है, आरबीआई से, IRDA इंश्योरेंस वाला, ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस ओनली, राइट, पेंशन फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब से बात करके एक वाइब्रेंट बॉन्ड मार्केट बनाना चाहती है. We think that enhancing the bond market is very important for the requirement of infrastructure financing, particularly the projects lined up in the national infrastructure pipeline. So NBFC को caution कर दिया है, and forbearance is necessary in today's time, but zombie lending could come back to bite later. Zombie lending is like इतना ज्यादा आपने KYC वगैरह किया नहीं है and you are just like sending it. So
गिविंग द मनी. सो एनबीएफसीज को बोला है कि अगर आप लेंड कर रहे हो तो आपको बहुत कॉशियसली लेंड करना चाहिए ताकि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करें आप. Then is pandemic and high gold prices hit gold demand. So demand for gold in India has declined to 30%, declined by 30%, which is a huge deal because Indian consumers are the biggest consumers of gold worldwide, right? World Council की report की वजह से. So now World Council क्या है? World Gold Council एक non-profit association है जो वर्ल्ड के लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स के की एक एसोसिएशन है. लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और ये कवर करती है मार्केट जो कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड एनुअल गोल्ड कंजम्पशन देता है. सो 3/4 एनुअल गोल्ड कंजम्पशन जहां से आती है उसको कवर करता है ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जिसमें गोल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स की ही ऑर्गेनाइजेशन है, पर गवर्नमेंटल नहीं है. नॉन ये नॉन प्रॉफिट है, सॉरी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसका काम क्या था? गोल्ड का डिमांड इंक्रीज करना थ्रू मार्केटिंग, रिसर्च एंड ये अपने कहीं ना कहीं एक सर्वे भी बनाती है. ओके, सो 2019 में इनफैक्ट इसने कहा था इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड. Fine. So total jewelry demand has decreased. However, the demand for gold coins, bars and ETF has seen a surge. तो ये है कि gold as a commodity को नहीं खरीद रहे लोग इंडिया में, मतलब ज्वेलरी नहीं खरीद रहे, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहे हैं. क्योंकि अभी हमने बात की थी शेयर्स में तो इन्वेस्ट करना थोड़ा औखा है, राइट? डेट में भी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर क्रेडिट इवेंट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि कितना पैसा वापस मिले. लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड रादर सेफ. So people are doing gold investments these days. Okay. And that is all for today. I will see you tomorrow with the next tomorrow's newspaper. Thank you very much.